हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल षष्ठी स्टडी पॉइंट। और जो कल मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दी थी। उसी से संबंधित आज फिर से एक वीडियो चैनल पर ही अपलोड होने वाली है। और इसमें हम जो मैंने आपको कल बताया था कि RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में इसका ये हेड ऑफिस होगा, इसलिए यहाँ अजमेर लिखा है आगे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं इसमें दूंगी आपको। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी कि राजस्थान का अगर कैंडिडेट है कोई या राजस्थान का अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य वाले कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, पूरा मैं यहाँ पे ब्यौरा दूंगी, सब बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो पूरी डिस्क्रिप्टिव जो पूरा इनका नोटिफिकेशन है वो सिर्फ 8 पेज का है, तो इसे समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे कि हाँ इसमें मेहनत की गई है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी हैं वो कितनी है ये बता दे रही हूँ मैं। ये 1913 वैकेंसी हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कितनी वैकेंसी, 1913। और कितने विषय, 48 विषय यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो 48 विषय का मतलब क्या है कि मोस्टली जो सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट में जो है वैकेंसी आई हैं। अब यहाँ पे देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसे हिंदी में सहायक आचार्य कहते हैं। और ये कल का नोटिफिकेशन है, ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, पदों की संख्या जो है वो बता रहे हैं कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, कमी या वृद्धि हो सकती है, वो हर उसमें लिखा जाता है जो भी वैकेंसी आती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट और बता दूँ, बच्चे ये ना सोचें कि अस्थायी पद हैं, ये पद अस्थायी हैं। ठीक है, यूपी वो RPSC जब निकाल रही तो स्थायी ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, परमानेंट जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, और कैटेगरी में आप लोग ये देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये देखिए, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अदर स्टेट वाले जो हैं उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो अगर तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए बॉटनी में है 70 वैकेंसी, केमिस्ट्री में 81, मैथ में 53, फिजिक्स में 60। ऐसे देखिए सब में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख जाएंगी। जूलॉजी 64, ABST 86, बिजनेस वाले में 71। और ये इस तरह से ये सब, जियोलॉजी में 6, लॉ में 25, इकोनॉमिक्स में 103 है, इंग्लिश में बहुत सारी हैं 153 है। देखिए जियोग्राफी में 150 हैं, और जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों अलग है। देखो ये देखिए इन दोनों में अलग अलग वैकेंसी। हिस्ट्री में 177 है। देखिए वैकेंसी देखिए कितनी सारी हैं। तो ये उन सारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो वास्तव में इस जॉब को पाना चाहते हैं। इसकी अभी क्वालिफ़िकेशन ही मैं बता रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस में देखिए 181 वैकेंसी हैं। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर ये सब्जेक्ट में जो है 48 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई। ये देखिए यहाँ पे। अब मैं इसके बारे में पूरा बता रही हूँ आपको, पूरी डिटेल। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल एक एक बात आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये तो एब्रीविएशन है, जो यहाँ शॉर्ट में लिखा है उसकी फुल लिखा है कि क्या मतलब है। ST का मतलब क्या है, OBC का मतलब क्या है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पे शॉर्ट समझ में ना आए कि इसका मतलब क्या है, तो सारे मतलब यहाँ पर ये एब्रीविएशन में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर एक बात और लिखिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आप ये इतना है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर इन्होंने ये कहा है कि अगर ST, ये देखिए लिखा है अनुसूचित जनजाति जो भी हैं या अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, अगर इन्होंने जो वैकेंसी उनके लिए निकाली है अलग से, क्योंकि यहाँ कैटेगरी वाइज अलग कर दी है वैकेंसी इतनी, इसके लिए अगर कैंडिडेट उन्हें नहीं मिलते तो 3 बार इन भर्तियों को तीन भर देखो लिखा है। उसके बाद अगर ये पद नहीं मिलते तो बचते हैं, तो 3 भर्तियों तक
ये इन्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर भी इन्हें कैंडिडेट अगर नहीं मिलेंगे तो इन भर्तियों को ये सामान्य तरीके से भर लेंगे। तो इस तरह से इसमें ये सब दिया हुआ है। ऐसी और लोगों का भी दिया रखा है, ठीक है, कि महिलाओं के लिए दिया है कि ऐसा नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए अगर इन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग इनका होता है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होता है, यानी कि EWS सेक्शन, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक है, के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी अगर नहीं मिलेंगे तो इन पदों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, नियमानुसार, उनका जो भी नियम होगा कि तुरंत ही भर लिया जाएगा कि बाद में भर लिया जाएगा सामान्य उसमें। तो इस तरह से इनमें यही सब बातें इसमें बताई हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्वालिफ़िकेशन। क्या क्वालिफ़िकेशन है? क्वालिफ़िकेशन के लिए बच्चे बहुत परेशान होंगे, क्योंकि भाई क्वालिफ़िकेशन ही अगर उनकी होगी इसके अंतर्गत तभी तो फॉर्म भर पाएंगे। तो क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं यहाँ पे। तो क्वालिफ़िकेशन देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये लिखा है कि पद क्रम। देखो 1 से 48 पद हैं, अब वो 48 सब्जेक्ट हैं तो 1 से 48 क्रम भी दिए होंगे। तो यहाँ पे दिया है 1 से 31 क्रम और 40 से 48 क्रम ये दिया हुआ है। तो यानी कि बीच के छोड़े इन्होंने 32 से लेकर 39। अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ से इसका मतलब 1 से 31 क्रम का मतलब यहाँ तक के लिए ये नियम है। ये 31 लिखा है और फिर ये छोड़ दिए गए हैं, और फिर 40 से 48 इसके लिए नियम क्या है ये यहाँ पे लिखे हैं। ये देखिए यहाँ 40 ये है, 40 से 48 यहाँ पे जो नीचे ये सब हैं। तो इसके लिए नियम इन्होंने बता रहे हैं कि क्या नियम है, क्या क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा ढंग से पढ़िएगा। तो एक से पूरा यहाँ पे देखिए लिखा है नियम, उनका जो नियम है उसके अनुसार मास्टर डिग्री आप कम से कम 55% मार्क्स में होने चाहिए, या इक्विवेलेंट कोई डिग्री करे हों आप, ठीक है, रेलिवेंट या कंसर्न और अलाइड सब्जेक्ट से। इंडियन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ये, ठीक है, इक्विवेलेंट। और फॉरेनर में भी कह रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप करें हैं तो भी इसके इक्विवेलेंट जो है कोई डिग्री आप करे हुए हों, ठीक है। इसके बाद बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, यानी कि मास्टर डिग्री करने के बाद के अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द, या तो नेट क्लियर किया हो जो UGC के थ्रू होता है, या CSIR वाला नेट क्लियर किया हो, क्योंकि साइंस वाले सब्जेक्ट जो होते हैं जूलॉजी बॉटनी वो CSIR नेट कराता है, वो क्लियर हो। और या जो इसके UGC के सिमिलर जो स्लेट और सेट जो अपने राज्य कराते हैं वो किया होना चाहिए, ठीक है। या लिखा है कि या हु आर हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी UGC की जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि ये चीज़ आप पर हैं तो आपकी PhD की डिग्री मानी जाएगी। MPhil वगैरह रेगुलेशन कौन से हैं 2009 और 2016 वाले, जिनकी PhD होगी जो फॉर्म भरते होंगे उन्हें सब पता होगा, ठीक है। तो आप अगर तो याद रखिएगा। और नेट स्लेट और जो सेट जो कराए जाते हैं उनमें भी जो समय समय पे अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि जो संशोधन हुए हैं वो भी मान्य होंगे, ये सब लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो आप मास्टर डिग्री करे हों, ठीक है, मास्टर डिग्री का मतलब क्या है कि MA करे हों, MSc करे हों, है ना, तो ये चीज़ आप करे हुए होने चाहिए। और भी डिग्री होती है मास्टर डिग्री का मतलब, तो आप वो सब करे हों, इक्विवेलेंट उसके डिग्री करे हुए हों, ठीक है। और उसके साथ साथ या तो आपने नेट क्वालिफाई किया हो, अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो 2009-2016 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने PhD कर रखी हो। अब ये क्राइटेरिया देखो PhD वाला, इसका पूरा आप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है रजिस्ट्रार से। तो इसके 5 पॉइंट होते हैं, ये 5 पॉइंट होने चाहिए। PhD डिग्री जो है रेगुलर मोड में होनी चाहिए आपकी, प्राइवेट तो होनी ही नहीं चाहिए और ऐसे होती भी नहीं है। थीसिस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है इवोल्यूट करी हो आपकी, मानिए आपकी थीसिस की 2 कॉपी जो है बाहर गई हों एग्ज़ामिनर के पास, बाहर ये 2 कॉपियाँ और बाहर से चेक हो के आपकी यूनिवर्सिटी में वापस आई हों, है ना, उसे तो कहते हैं एवल्यूशन उसने किया हो 2 एग्ज़ामिनर। और वैसे करते भी थे जो PhD, क्योंकि मेरा PhD जो है तो उसमें ऐसा ही हुआ है। और उसके साथ साथ PhD वाइवा वाइज जो है वो कैंडिडेट हैज़ ओपन वाइवा होना चाहिए। पहले ओपन वाइवा नहीं होता था फ़िलहाल, लेकिन अब ओपन वाइवा होता है, यानी कि कैंडिडेट यहाँ बैठा है
और पूरा ओपन रूम होता है, कोई भी आके बैठ सकता है और कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ कैंडिडेट 2 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए उसके पीएचडी वर्क के एक अच्छे जर्नल में। कैंडिडेट जो है 2 पेपर उन्होंने प्रेजेंट किए हों अपने पीएचडी के टाइम में, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये जो सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रार और डीन आपकी यूनिवर्सिटी के जो हैं उसके थ्रू बना हुआ सर्टिफिकेट होगा, तो आपकी वो पीएचडी मान होगी विदाउट नेट वालों के लिए कह रही हूँ मैं ये, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं नेट और स्लेट और सेट आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन ऑफ विच, ये ठीक है। तो ये अगर ये आपके लिए है तो आपके लिए नेट का जो प्रोग्राम है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन विच इज़, जिसने टॉप 500 की रैंकिंग में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी ली है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया चाहिए, ये सब इसमें मांगा है, तो आपके लिए इतना चाहिए, ठीक है। 32 से 39 के लिए ये है, अब 32 से 39 से तो बचे, तो 55% मार्क आपके मास्टर में होने चाहिए। उसके साथ साथ यूजीसी और वो आपने नेट क्वालिफाई किया हो, और नहीं तो पीएचडी के लिए ये सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर वही ट्रेडिशनल प्रोफेशनल आर्टिस्ट, इसके साथ साथ ये सब लिखा है, वो तो सब यही लिखा है। आर्टिस्ट के लिए क्या है कि अगर वो बैचलर डिग्री है तो अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट जो जिस कंसर्न में वो है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री के बाद ऐसे करके पूरा इसका यहाँ पे नियम लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ जाइए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये फिर ये क्या है, आरक्षण से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता दूँगी। फिर ये देखिए कि यहाँ पर हाँ ये सब लिखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मुझे बतानी थी बच्चों को, एक तो हाँ यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 7th पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, ये पढ़िएगा ध्यान से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों से कमज़ोर वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है और भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी को मिलेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अन्य राज्य के आवेदक जितने भी होंगे उन्हें सामान्य वर्ग में ही रखा जाएगा, उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। और ऐसा भी है, अगर कोई बाहर दूसरे राज्य की महिला राजस्थान में आकर उसकी शादी हो गई और वहाँ की वो मूल निवासी ये बन गई है, तो भी उसे क्या है, इन सब चीज़ों का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसे सामान्य वर्ग में ही रखा जाएगा। इन चीज़ को याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। यानी कि अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आप सामान्य वर्ग में ही आकलन होगा, आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, एज में कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप में काबिलियत है तो आप सामान्य वर्ग में यहाँ पर सेलेक्ट होके आइए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता हो जाने के बाद, ये देखिए शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो अगर, और सम्मिलित होना हो तो वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है अगर उसकी जो लास्ट ईयर रह गया है, जैसे मान लीजिए किसी का वाइवा हो गया, रिजल्ट नहीं आया पीएचडी का, है ना, और किसी ने नेट का एग्ज़ाम दिया है लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो सब इसमें आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार के पूर्व उनने जितनी हमने शैक्षिक योग्यता उन्होंने मांगी है, ये आपके पास होनी चाहिए, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और साक्षात्कार का मतलब ये है कि जिस दिन से साक्षात्कार शुरू हो वो पहले दिन आपका साक्षात्कार, चाहे आखिरी दिन हो, लेकिन अगर उन्होंने साक्षात्कार का 1 सप्ताह दिया है, उन्होंने कहा मंडे से साक्षात्कार स्टार्ट हो रहा है और आपका साक्षात्कार सैटरडे को है, तो आप ये ना सोचें कि आपका सैटरडे तक डॉक्यूमेंट पूरा हो, नहीं, मंडे से पहले आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ये इन्होंने कहा है। देखो, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने का दिनांक यहाँ पे माना है, ठीक है। साक्षात्कार के पूर्व से अभिव्यक्ति का मतलब ये है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपकी सैलरी कितनी होगी तो आप खुद बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी भाई, तो सैलरी तो आपकी अच्छी होगी, तो ये ग्रेड पे है, यहाँ पे देख लीजिए। न्यूनतम आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष है, 1/7/2023 से आपके आकलन होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, न्यूनतम आयु। लेकिन इसमें आरक्षण भी है आयु में, इस चीज़ को भी आपको मैं बता दूंगी। लेकिन आयु में आरक्षण जो है अन्य राज्य के लोगों को नहीं मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा,
महिला को मिलेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग की महिला के लिए इन्होंने 5 वर्ष का आरक्षण दिया है, तो सामान्य में ही सब आएंगे। अन्य राज्य के महिला भी सामान्य में आएगी दूसरे राज्य की। जैसे ही वो सामान्य में आई, सामान्य महिला को जो भी फ़ायदा मिलेगा वो महिला को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सब लिखा है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 45 वर्ष तक का वो फॉर्म भर सकता है। सामान्य वर्ग की देखो आगे महिला। अब इसमें देखो राजस्थान राज्य की लिखा है, लेकिन दूसरे वाले कॉलम में राजस्थान राज्य कहीं नहीं है, तो यानी कि चाहे वो किसी भी राज्य की महिला हो तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि महिलाएं अगर 45 वर्ष से कम की हैं तो फॉर्म भर सकती हैं, 40 वर्ष का उनके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे राजस्थान राज्य की देखो EWS के लिए बोला है, ठीक है। विधवा जो हो वो किसी भी राज्य की हो तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। विधवा है, तलाकशुदा है और परित्यक्ता है तो उसके लिए किसी भी एज की छूट नहीं, एज की कोई लिमिट नहीं है, और वो किसी भी राज्य की या राजस्थान राज्य की हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर ये सब यहाँ पे पूरा लिखा है कि पूरा यहाँ पे कितना कितना उसको मिलेगा। इसके साथ साथ दिव्यांग का भी है यहाँ पे, और फिर उसके लिए डिग्री का भी लिखा है कि रिसर्च की जो डिग्री है, यहाँ पे देखिए, भारत की विधि में स्थापित किसी विश्वविद्यालय में संबंधित प्रथम श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि, डॉक्टरेट में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलों में 3 अवसरों के अध्यादेश रहते हुए उपरिव्यक्त 5 वर्ष की वहाँ पे छूट मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना। यहाँ पे ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। और यहाँ पर एक और भी है छूट मिलने का, एज की क्राइटेरिया का, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी अभी, एज की क्राइटेरिया का, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी है जो एज जो उसके लिए है, उसके लिए परसेंटेज के लिए कि उनको भी परसेंटेज में छूट मिलेगी, तो वो भी मैं अभी आपको पढ़कर इसमें बताऊंगी कि 5% की छूट हाँ हर क्षेत्र में मिलेगी। वो मैंने यहाँ पे पढ़ा था। हाँ ये लिखा है 1 से लेकर 48 तक के लिए 5% की छूट मिलेगी बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में, ठीक है। अब किन किन के लिए मिलेगी, ये जो इस कैटेगरी में जो आ रहे हैं, विशेष कैटेगरी में, इन सबको मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को भी पढ़िएगा, ये नोट है। जो डीफ एंड डम्फ हैं, लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है जिनमें, ठीक है। जो ये देखिए कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, जो अति पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, इन सबको जो है 5% की छूट मिलेगी। जैसे 55% PG में मांगे थे तो इनके 50% मान्य होंगे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मैं पूरा समझा रही हूँ डिटेल में, इसलिए थोड़ी देर लग रही है इसमें। और पूरा एज का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एज की लिमिट क्या होगी, और ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है, दिव्यांगजनों के लिए क्या है, दिव्यांगजनों के लिए 5 वर्ष की छूट इन्हें भी होगी, इस ठीक है। तो ये लेकिन दूसरे राज्य वाले याद रखें, उनके लिए नहीं मिलेगी, ठीक है, इसमें। और यहाँ पर ये सब, और देखिए राजस्थान सेवा के कर्मचारियों के लिए, टीचर्स के लिए 60 वर्ष की आयु है, तो अगर कितनी भी छूट मिल रही है लेकिन अभ्यर्थी की आयु जो है 60 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ठीक है। आयु की छूट का परिधान इन्होंने जो प्रावधान है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया, कोई त्रुटि होगी तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है, हिंदी इंग्लिश में भी, अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश वाले को मान्य होगा, वो आपको पता सर्वोपरि होता है, ठीक है। अन्य विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया जो होगी 2 प्रकार की होगी, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, एक तो प्रतियोगी परीक्षा, और साक्षात्कार होगा, दोनों ही आपको पता ही होगा, हर जगह होता है। और आपका फिर मेरिट बनेगी, मेरिट में आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो भी वो मेरिट रखेंगे। परीक्षा जो है ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में होगी। परीक्षा के लिए आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखिए, अक्टूबर में होने की संभावना बता रहे हैं ये लोग, अभी इन्होंने बताया नहीं कि कब होगी, ये लोग सूचित कर देंगे। परीक्षा योजना क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, ये भी नहीं बताया इन्होंने, ऑनलाइन ऑफलाइन होगी। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQs टाइप परीक्षा होगी, और इसका भी पाठ्यक्रम जो है शीघ्र ही ये जारी कर देंगे। आवेदन की अवधि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर आवेदन कब से कब तक आप कर सकते हैं, तो ये है 26 जून से आप आवेदन करेंगे और 25 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक। आवेदन आप कब से कब तक करेंगे, 26 जून से और 25 जुलाई तक। इस चीज़ को याद रखिएगा। पूरा आवेदन का यहाँ पे शेड्यूल दिया है, कैसे आवेदन आपको करना है, आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। और परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी, वो सब इसमें लिखा हुआ है।
और फीस देखिए, ये फीस देखो, सामान्य श्रेणी वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं उन्हें 600 रुपये है, और आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये है, और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, इन सब के लिए, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये है। लेकिन अदर स्टेट के जो हैं वो सामान्य वर्ग में आके जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो या कोई हो, तो उनको 600 रुपये ही फीस देनी होगी। एग्ज़ाम का तरीका आपका क्या है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का तरीका है, देखिए पूरे आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे 75 150 होगा और 50 200 मार्क्स का आपका यहाँ मार्क्स लिखा है, यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आपके इतने पेपर होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में ये पेपर बता रहे हैं आपके इतने पेपर होंगे, और 200 नंबर का जो भी है वो पेपर होगा, और आपको पूरा समय दिया जाएगा। पेपर काफ़ी लंबा यहाँ पे दे रहे हैं, 3 और ये ऐसे करके 6 और 2 8 घंटे इस तरह का। अगर पेपर का शेड्यूल दूसरा बदला हुआ भी आता है, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा लग रहा है, अगर इसमें बदला हुआ आता है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ज़्यादा मार्क्स का इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू कोई खेल नहीं खेलेगा इतना ज़बरदस्त, आपका रिटन एग्ज़ाम ही आपके लिए खेल खेलेगा, तो इसलिए अपनी रिटन की तैयारी आप कीजिए, ठीक है। सिलेबस जो है वो स्पेसिफाइज बाय टाइम टू टाइम जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा, तो इस तरह से आपको सब ये यहाँ पर बता दिया जाएगा। सिलेबस जो है कमीशन के उस पर बता दिया जाएगा, कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें कमीशन के द्वारा, और टाइम टू टाइम इसमें जो चेंजेस होते हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले सब कुछ। फिर यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कैसे आपको फॉर्म भरना है, संशोधन क्या क्या करना है फॉर्म में, क्या क्या चीज़ चाहिए, ये सब आप इसको पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर सब बता दी हैं, प्रमाण पत्रों का सत्यापन को लेकर और सब कुछ, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए, ठीक है, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर एग्ज़ाम हुआ तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 से ढाई महीने ये बता ही रहे हैं, तो आपकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे तभी आपको एक सीट वहाँ पर मिल पाएगी। तो वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको सब कुछ बताया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 26 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 26 जून से, तो फॉर्म को जाकर फिल कीजिए पहले 26 जून से, है ना, और 25 जुलाई तक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वैकेंसी से लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको हमेशा अपडेट करती रहूँगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।